नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन में चर्चा करने के लिए जो कि आप लोगों को एक ऐसी घटना की दोबारा से याद दिलाएगा जिसको हम सब ने, जो कि इस एज ग्रुप के हैं, जो न्यूज सुनते हैं और समझते हैं, उन सब ने बखूबी जिया है। जी हां साथियों, आज चर्चा कर रहे हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक की और आज चर्चा कर रहे हैं उस घटना की जिसके बाद में अमेरिका तक टेंशन पहुंची थी इस बारे में कि अगर इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से न्यूक्लियर वेपन यूज करने की स्थिति तक लड़ लिए तो इस दुनिया का क्या होगा। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के दावे का जो व्यक्ति खुद डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर विदेश मंत्री रह चुका है। वो व्यक्ति जो कि इस समय बताया जाता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी ने प्रेसिडेंट उम्मीदवार नहीं बनाया तो संभव है कि माइक पोम्पियो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़े। और तो और इस व्यक्ति के वो अनुभव आपसे साझा करेंगे। ये असल में ये उस तरह की बातें हैं जो कोई व्यक्ति जब पद पर नहीं रहता और उस पद के अंदर, पद पर रहते हुए जो उसने चैलेंजेस फेस किए, जो कि सामान्यतया पद पर रहते हुए किसी को नहीं बताए जाते, जो बाद की बातें निकल कर आई, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। इनके ऐसे कौन सी बातें हैं जिस पर जयशंकर साहब ने नाराजगी जाहिर की है और ऐसी कौन सी बातें हैं जो इन्होंने स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के खिलाफ लिखी हैं। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। काफी महत्वपूर्ण यह सेशन होने जा रहा है। आप सबसे गुजारिश है कि जल्दी से इस सेशन को अपने सभी साथियों से साझा कर दें। चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट कर दें और खबर जानना शुरू करें। व्यक्ति जिसकी आज के सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं, नाम है इसका माइक पोम्पियो। आपके सामने तस्वीरों में यह व्यक्ति अपनी हाल ही में एक किताब लिखा है और उस किताब में इसने अपने खुद के वो सारे अनुभव साझा किए हैं जो इंडिया से भी जुड़े हैं, दुनिया से भी जुड़े हैं। विदेश मंत्री के रूप में रहते हुए इसकी चर्चा इसने की है। इंडिया पाक वर ऑन ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर आफ्टर बालाकोट स्ट्राइक। यानी यह बात तो सत्य है। जो लोग अक्सर भारत की राजनीति में बालाकोट स्ट्राइक हो या फिर उरी हमले के बाद में भारत के द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक हो, जब भी कोई हमसे प्रमाण मांगता है कि आपने ऐसा कुछ किया था अथवा नहीं, तो ये खुद पूर्व विदेश मंत्री ये बोलता है कि भारत के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला करने की तैयारी में आ गया था। इससे यह समझ में तो आता है कि हुआ तो कुछ बहुत बड़ा था। अब हमारे यहां पर क्या राजनीति है वो तो सब हम अपने हिसाब से निपट लेंगे, लेकिन दुनिया ने इसको कितना गर्मी के साथ फील किया, आज के सेशन में हम इसकी चर्चा करेंगे। इसमें इन्होंने अपनी चर्चा के अंदर कहा है कि सुषमा स्वराज जी ने मुझे बताया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक का प्लान कर रहा है। यदि उसने ऐसा किया तो इंडिया अपनी पॉलिसी का पालन करते हुए उसको मुंहतोड़ जवाब देगा, क्योंकि भारत पहली बार न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा। यह तो कसम खा रखी है, लेकिन किसी ने हम पर अगर चला दिया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसी स्थिति में इनकी क्या हालत हुई, इन्होंने अपनी बुक में चर्चा की है। इन्होंने कहा कि 2019 में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर परमाणु हमले के लिए तैयार हो गए थे। शुरुआत पाकिस्तान ने करने की सोची थी, लेकिन भारत ने सोचा था कि नक्शे से ही मिटा देंगे। और यह सूचना अमेरिका तुम्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ा हमदर्द बनने का मजा आता है। ऐसी स्थिति में सूचना जब इनको दी गई, ये खुद बेचैन हो गए। इन्होंने अपनी बातों में यह स्वीकार किया है। कौन सी किताब में? हाल ही में इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर अमेरिका आई लव। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़ाई की है। ये वो व्यक्ति हैं जो कि एक समय पर CIA, जो कि यहां की खुफिया एजेंसी है, उसके निदेशक रह चुके हैं। और 18 से 21 तक जब डोनाल्ड ट्रंप का शासन था, ये विदेश मंत्री, क्योंकि यहां पर सेक्रेटरी ऑफ मतलब फॉरेन सेक्रेटरी की पोस्ट होती है विदेश मंत्री की, उस पर आप रह चुके हैं। बहुत ही प्रभावशाली पदों पर यह रह चुके हैं। चूंकि अमेरिका में ट्रंप को लेकर एक्सेप्टेंस शायद कम होता जा रहा है, इसलिए आने वाले चुनावों में हो सकता है कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से पोम्पियो राष्ट्रपति पद के लिए अपना नाम साझा करें। इस घटना के बारे में भी बताएंगे, यह भी बताएंगे पुलवामा में क्या हुआ था
उरी की भी घटना आपको याद दिलाएंगे, क्योंकि भारतीयों को ना थोड़ी मेमोरी वीक है, उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि हां, हम लोगों ने दुश्मन के घर में घुसकर मारा था। वो घटना आपको याद दिलाएंगे, लेकिन नजरिया किसी दूसरे व्यक्ति का होगा। और आज के समय में कौन बैठा है इनके पद पर? तो एंटनी ब्लिंकन बाइडेन के कार्यकाल में इनके पद पर विदेश मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक जरूरी जानकारी, और जरूरी जानकारी क्या है? जरूरी जानकारी है साथियों एक अलग लेवल की, दैट इज नेक्स्ट लेवल। साथियों, अनअकैडमी के फाउंडर डायरेक्टर गौरव मुंजाल का मानना है कि अगर इस दुनिया में कोई व्यक्ति टेस्ट देकर नौकरी पाए, परीक्षा देकर जॉब पाए, तो यह तरीका पुराना हो चुका है। चूंकि लोग अब ऑनलाइन काम सीख रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं, ऐसी स्थिति में यदि किसी को कोडिंग या फिर टाइपिंग आती है, कोडिंग का काम अगर आता है उसे, तो क्यों ना उसे एक फन में, चैलेंज के रूप में कन्वर्ट करके उस व्यक्ति को अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर जॉब दिलाई जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए रीलेवल बाय अनअकैडमी, या फिर जो गौरव मुंजाल जी का जो अनअकैडमी है, वो लेकर आया है नेक्स्ट लेवल। और इस नेक्स्ट लेवल के अंदर एक नेक्स्ट वे, स्मार्टेस्ट वे टू गेट हायर सेलेक्ट किया जा रहा है। करना क्या होता है? असल में इसमें बहुत ही सिंपल तरीका है। एक लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप यहां जाइए, नेक्स्ट लेवल पर अपने आप को एनरोल करिए। अगर आपको आती है कोडिंग, तो अपने साथी को अपने साथ चैलेंज के लिए इनवाइट करिए। जब आप यहां उन्हें इनवाइट करेंगे, तो आपको यहां पर कुछ क्रेडिट्स मिलते चले जाएंगे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता जा रहा है, तो इंडिया की टॉप कंपनीज, इन्फोसिस, HCL, TCS या फिर बहुत बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज जो हैं, आप उनके अंदर स्वतः ही जॉब के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, क्योंकि ये कंपनीज नेक्स्ट लेवल के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। यानी आपका एक्सेप्टेंस लेवल या स्कोर लेवल क्या है, जो कि आपने खुद से यहां पर कंपीट करके पाया है, उस आधार पर आप अपने आप को जॉब के लिए एलिजिबल कर लेते हैं। और तो और एक जरूरी जानकारी मैं यहां पर आपके साथ साझा करना चाहूंगा, और वो ये है, यदि कोई व्यक्ति फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उसके लिए एक स्कोर क्राइटेरिया रखा है ट्रॉथ एंड एलाई प्राइवेट लिमिटेड ने, कि यदि वो यहां पर 1300 प्लस से ज्यादा का स्कोर ले आता है इस प्लेटफॉर्म पर, तो ट्रॉथ एंड एलाई कंपनी फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति को, जिसके पास 2 से लेकर 10 साल तक का कार्य का अनुभव हो, उन्हें वो यहां पर 4 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का पेमेंट देने के लिए तैयार है। ये अलग से फिजिकली डिसेबल्ड के लिए इस कंपनी ने यहां पर अनाउंसमेंट किया है, तो मैं वो आपको बता रहा हूं। यदि इसी प्लेटफॉर्म पर आपका कोई जानने वाला फिजिकली डिसेबल्ड लेकिन काम में, कोडिंग में इंटेलिजेंट व्यक्ति जानकार है, तो वो भी एक और कंपनी है जिसका नाम है पाइथन डेवलपर के रूप में, वो 4 लाख से लेकर 9 लाख का औसत पैकेज ओपन कर रही है। हालांकि अप्लाई सब लोग कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली डिसेबल्ड को यहां पर प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है, तो यह जानकारी मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप में से अगर कोई भी साथी ऐसा है जो कोडिंग जानता है, वो यहां जाकर के अपने नॉलेज को चेक कर सकता है। साथियों, आपको एक घटना याद होगी जिसके ऊपर फिल्म भी बनी, जिसका एक बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग हुआ, और डायलॉग था हाउस द जोश। और उस हाउस द जोश का जो डायलॉग था, वो आज भी भारतीयों को जैसे ही बोला जाता है, तुरंत शब्द निकलकर आता है, हाय सर। ये फिल्म में जो आपने रोमांच महसूस किया, जो फिल्म सत्य घटना पर बनाई गई थी, ये घटना थी उरी के अंदर हुए हमारे सैन्य ठिकाने पर आतंकियों के हमले की। साथियों, वर्ष 2016 के अंदर 18 सितंबर को जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने, जो कि पाकिस्तान से ट्रेन होकर इंडिया आए थे, उन्होंने एक कैंप पर हमला किया, जिसके चलते 19 सोल्जर जो हैं वो ऑन द स्पॉट मारे गए। हमारे सैनिकों के मरने के बाद भारतीय सेना ने इस घटना का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया, और यह सर्जिकल स्ट्राइक 29 सितंबर को किया गया, और पाकिस्तान के अंदर घुसकर के आतंकियों के लॉन्च पैड और ठिकानों को समाप्त किया गया। इसका नाम सर्जिकल स्ट्राइक दिया गया। और जब यह सर्जिकल स्ट्राइक सुर्खियों में आई, तो सुर्खियों में बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी तारीफ हुई कि भारत ने अपने सोल्जरों के हत्यारों का बदला ले लिया है। इस घटना के 3 साल बाद यही जैश ए मोहम्मद फिर से सिर उठाता है और एक बहुत कायराना हरकत करता है। और इस कायराना हरकत में जम्मू कश्मीर में पुलवामा नामक जिले के अंदर सीआरपीएफ के एक कैनवॉय के ऊपर, जहां 70 से अधिक गाड़ियों में 2500 से अधिक सीआरपीएफ के जवान ट्रांजिट में जा रहे थे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे थे, तभी अचानक
विस्फोटकों से भरी हुई एक एसयूवी गाड़ी आकर के सीआरपीएफ के जवानों से भरी हुई बस से टकराती है और खबर छपती है। खबर है 44 डेड इन वैली ब्लडीएस्ट डे। खबर छपती है फियादीन किल्स 44 सीआरपीएफ मैन इंजर्स मैनी अदर्स। तस्वीरें आती हैं जिससे पूरा देश स्तब्ध हो जाता है। यह घटना 14 फरवरी 2019 की है। यानी उरी के बाद में जब हम सीधा पहुंचते हैं पुलवामा, तो यह घटना उस समय की सबसे बड़ी आतंकी घटनाओं में से थी। पूरा देश उबल रहा था। इस घटना के बाद में हर भारतीय के मन में अपने भारतीय सैनिकों के प्रति तो सम्मान था ही, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा और उससे भी कहीं अधिक प्रतिशोध की भावना थी। इसी प्रतिशोध की भावना में जिस घटना को जन्म दिया उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपने शहीद जवानों को याद कर लेते हैं। साथियों, 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने फियादीन हमला किया। श्रीनगर जम्मू हाईवे के सीआरपीएफ का 78 गाड़ियों का काफिला जा रहा था। कई जगह तात्कालिक जो आंकड़ा निकलकर आया वो 40 सैनिकों का था। असल में यहां जो गाड़ियां जा रही थी वो 78 गाड़ियां थी, जिनमें 2547 जवान थे। अधिकांश जवान सीआरपीएफ के वो थे जो छुट्टियां मनाकर वापस घर से आ रहे थे। तभी 350 किलो विस्फोटक से भरी एक एसयूवी आती है और वह विस्फोटकों से भरी एसयूवी 2 बसों में से एक के पर कच्चे उड़ा देती और 40 जवान ऑन द स्पॉट शहीद हो जाते हैं। साथियों, यह घटना जम्मू कश्मीर के अंदर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की थी। तस्वीरें आती हैं, पर कच्चे शवों के क्षत विक्षत हालात लोगों को एकदम उद्विग्न कर देते हैं और उस घटना में भारत के सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं, जिन्हें आज भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके अदम्य साहस और उनके बलिदान को आज याद रखते हैं। देश लेकिन उबल रहा था। इस उबलते हुए देश में एक बहुत जबरदस्त बात थी कि जब वो हमारे यहां आकर के ऐसा कर सकते हैं तो हम घुस करके उन्हें क्यों नहीं मार सकते। इस विषय पर चर्चाएं चल रही थी। इस बीच में न्यूज आती है। न्यूज यह है कि यह पूरी कहानी मसूद अजहर के भाई ने एक रैली के अंदर बहुत पहले अनाउंस कर दी थी। कहते हैं कि मौलाना अब्दुल रऊफ असगर ने भारत को दहलाने के बारे में 5 फरवरी को कराची के अंदर जैश ए मोहम्मद की एक रैली में कहा था कि हम भारत को दहलाने वाले हैं। 10 दिन पहले कहा गया कोई भी भाषण और 14 फरवरी को जब वो एग्जीक्यूट होता है तो फिर खबर छपती है और वो खबर है बदला। वो खबर है एज स्नीकली एज दे केम। पुलवामा का हिसाब पूरा, चूज वाइजली। हर तरफ देश और दुनिया की हर भाषा के अखबार में एक ही खबर, भारत ने किया अपना बदला पूरा। और जब एक खबर छपती है तो इस खबर के पीछे क्या था, अब मैं आपको वो बताता हूं। साथियों, 12 दिनों के भीतर भीतर भारत ने पाकिस्तान से बदला ले लिया था, क्योंकि घटना 14 फरवरी की थी। भारत ने 25 फरवरी की नाइट में ही कारनामा कर दिया था। एक दिन बाद 15 तारीख को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक होती है। इस बैठक में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पाकिस्तान से बदला लेने के लिए ऑप्शन चुने जाते हैं। उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का हालांकि फैसला लिया था, लेकिन इस बार यह तय हुआ कि किसी दूसरे तरीके से अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि पहले हमारी थल सेना क्रॉस करके दूसरी तरफ गई थी, लेकिन इस बार तरीका और बड़े स्केल पर करने का था। ऐसी स्थिति में मंथन करके यह फाइनल किया गया कि इस बार बॉर्डर क्रॉस करके नहीं जाएंगे, हम हवाई हमला करेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एनएसए अजीत डोवाल को इस प्लान की जिम्मेदारी दी गई। अजीत डोवाल और तत्कालीन वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने पूरे एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार किया। इसी दौरान तय हुआ कि बालाकोट में मौजूद जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। वायुसेना को अहम जिम्मेदारी दी गई। आप लोगों को अगर याद हो तो जब मैंने कुछ दिनों पहले, आपको ध्यान होगा, बताया था कि जब यूक्रेन से उड़कर के जेलेंस्की अमेरिका गए थे तो उनके हवाई जहाज के ऊपर भी एक और हवाई जहाज उड़ रहा था जो दुनिया की निगरानी रख रहा था कि कहीं कोई तरफ से मिसाइल या कोई और हमला ना हो जाए। वो था अवाक्स। भारत ने भी इसे लॉन्च किया। साथियों, भारत ने हमले के लिए मिराज 2000 को चुना। मिराज 2000 जाएगा और अटैक करेगा, लेकिन हवा में उस समय अवाक्स एक फाइटर प्लेन और प्रेजेंट रहेगा जो निगरानी करेगा कि कहीं हमारी तरफ तो कोई निशाना नहीं बना रहा है। इसी दौरान ग्वालियर में इसे तैनात किया हुआ अवाक यहां से उड़ता है। आगरा बेस को अलर्ट कर दिया जाता है। 25 फरवरी की शाम को ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे लोगों के फोन बंद करा दिए जाते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए अजीत डोवाल, बीएस धनोआ लगातार हर अपडेट की जानकारी ले रहे होते हैं। घटना का अंजाम लिया जाना था, बदला लिया जाना था। साथियों, घटना होती है और यह घटना यहां से निकलकर अगर आपको पुलवामा मैप पर दिखाई दे रहा है तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है बालाकोट, नजदीक है मुजफ्फराबाद, उसे टारगेट किया जाता है और भारतीय सेना के जहाज यहां से उड़ते हैं और 12 विमान भारतीय सीमा में जो एलओसी है उसे क्रॉस करके पाकिस्तानी क्षेत्र में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास निकट स्थित पाकिस्तानी सीमा पर पहुंच करके कहर बरपाना शुरू करते हैं। 21 मिनट में पूरा एक्शन कंप्लीट। 1000 किलो से ज्यादा बम बरसाए गए और साथ में जैश का जो सेंटर था अल्फा 3 उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चकोटा पर हमला किया गया। जब यह हमला होता है, अब देखिए, हम लोग तो फिर भी राजनीति में कई बार किसी चीज के प्रमाण मांगते हुए लोगों को देखते हैं, लेकिन इसके प्रमाण खुद पाकिस्तान ने दिए। इसके प्रमाण पाकिस्तान ने खुद देकर किस प्रकार से दिए? उनके प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह एक्सेप्ट किया कि हमारे ऊपर इंडिया ने एयर स्ट्राइक की थी, क्योंकि अगले ही दिन पाकिस्तान ने अपनी तरफ से F-16 भारत की तरफ उड़ाया था। याद होगा अभिनंदन वाला घटनाक्रम, जब अभिनंदन ने अपने मिग से पाकिस्तान में अमेरिका द्वारा दिया गया F-16 गिरा दिया था। यह उसी समय की बात है। मेमोरी शायद थोड़ी हमारी इधर उधर हो जाए, घटनाएं याद रहती हैं। साथियों, 26 फरवरी की रात मिराज 2000 ने उड़ान भरी और देर रात मिराज 2000 ने ग्वालियर से उड़ान भरते हुए आगरा बलेरी एयरबेस को, एयरपोर्ट को अलर्ट करते हुए और यहां से हम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर एंट्री करते हैं। 12 मिराज लड़ाकू विमान रात लगभग 3 बजे पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होते हैं और बालाकोट में बम बरसाने शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान को पता चल चुका था, F-16 एक्टिवेट हो चुके थे और भारतीय नौसेना ने तब तक जैश-ए मोहम्मद के ठिकाने तबाह कर दिए थे और ठिकानों को तबाह करके वो वापस लौटना शुरू हो चुका था। कहते हैं बम बरसाने का काम तो मात्र 90 सेकंड में पूरा हो गया था। बम बरसाए, इसमें से एक एयरफोर्स पायलट ने अपना नाम बताने की शर्त पर कहा था कि हमने अपने परिवारजनों को भी नहीं बताया था कि हम क्या करने जा रहे हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक का नाम दिया गया था ऑपरेशन बंदर। साथियों, ऑपरेशन बंदर क्यों? क्योंकि रामायण के अंदर बंदरों ने ही बड़े चमत्कार दिखाए हैं। वानर सेना ने ही जो हश्र किया था लंका का, वो आज तक रामायण की चौपाइयों में विद्यमान है। कुछ उसी तर्ज पर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान का हश्र किया था और इस काम को करके हम लौटे। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की वायुसेना बौखलाकर भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन हम सतर्क थे, हमें पता था कि तुम आने की कोशिश करोगे। और उस समय आप तारीखों को ध्यान लेते हुए चलिएगा, 25 की तैयारी, 26 की रात, 27 की वापसी, 27 को फरवरी को पाकिस्तान अपने द्वारा तैयारी करता है और ऐसी स्थिति में युद्ध का सा माहौल बन जाता है। लेकिन उसी समय भारतीय वायुसेना के विमान तैनात खड़े थे। अभिनंदन MiG-21 उड़ा रहे थे और तो और अगर आपको कभी मौका मिले, कोई वीडियो देखिएगा जिसमें कि कभी फायर एयरप्लेन जो फाइटर जेट्स होते हैं जब वो आमने सामने डॉजर हेड में होते हैं तो क्या हालात होते हैं। MiG-21 से F-16 को गिरा दिया जाता है। F-16 गिराने वाले अभिनंदन, इनका खुद का भी विमान क्रैश हो जाता है और ऐसी स्थिति में ये पाकिस्तान की सीमा में जाकर गिरते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने भारत के उस प्रेशर को फील कर लिया था कि अगर अभिनंदन को हमने गिरफ्तार करके रखा तो शायद भारत उसे छुड़ाने के लिए किसी भी सीमा तक चला जाएगा और पाकिस्तान ने स्वतः ही 60 घंटे के भीतर भीतर अभिनंदन को रिहा कर दिया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ओनली 60 आवर्स। जिस व्यक्ति ने MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 को उड़ा दिया था, वो व्यक्ति जो अपना भी विमान खराब होने पर, अपना भी विमान क्रैश होने पर पाकिस्तान की सीमा में लैंड किया था, उस पाकिस्तान की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ भी हाथ भी लगा सकता था। उसने सहर्ष अभिनंदन को भारतीय सीमा में छोड़ने का कार्य किया। ये अभिनंदन भारत में एंट्री करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अभिनंदन भारत आते हैं और भारतीय वायुसेना का यह पराक्रम पूरी दुनिया में तारीफ के काबिल किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने बकायदा इस वीडियो को चलाकर अपने देशवासियों को दिखाया कि जो लोग प्रमाण मांगते हैं वो जान लें कि हमने ये कारनामा कैसे किया था। भारतीय वायुसेना की तरफ से अपने ट्वीट के माध्यम से इस पूरी घटना की एयर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी कि हमने इस कार्य को कैसे किया था। आप देख सकते हैं जैश-ए मोहम्मद के खिलाफ जो गुस्सा था उसे भारतीय वायुसेना ने किस तरह से निभाया था।
आप यहां पर वो वीडियो देख रहे हैं जो कि एक थिएटर में भारतीय वायुसेना के द्वारा अपने लोगों को दिखाया जा रहा था कि हमने किस तरह से कार्य को अंजाम दिया था। हालांकि इतनी क्लैरिटी इसमें नहीं है, तो मैं आपको इसके लिए फिलहाल स्किप करता हूं और आपको लेकर चलता हूं उस वचन पर, उस तथ्य पर जो आपको एक प्रमाण के रूप में मिलता है। अगस्त 14, 2019 को इमरान खान बोलते हैं, इमरान खान खुद स्वीकार करते हैं कि बालाकोट स्ट्राइक टुक प्लेस, बालाकोट स्ट्राइक हुई थी से इंडियन प्लानिंग समथिंग इवन बिगर इन पीओके। और तो और भारत वाले कुछ और भी बड़ा प्लान कर रहे हैं। यह बात इमरान खान ने स्वीकार की, यह बात इमरान खान ने स्वीकार की। भारत की तरफ से अभिनंदन किया गया और उन्हें सम्मान स्वरूप वीर चक्र दिया गया। ये आप तस्वीरें देखते हैं, यानी कि ये फेक नहीं हो रहा है। और जब ये घटना होती है तो आज एक और प्रमाण इसका पेश होता है माइक पॉम्पियो के द्वारा, क्योंकि माइक पॉम्पियो भी अब उन दिनों को अपनी गवाही में देते हैं। माइक पॉम्पियो कहते हैं अपनी पुस्तक के अंदर, जिसका नाम है नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। ये वो पुस्तक है जब ये विदेश मंत्री 2021 तक रहे, उस समय इन्होंने जो अनुभव किया उस दिन के बारे में वो इन्होंने बताया। याद होगा, मैंने कहा था तारीखें याद रखना। 27 फरवरी के दिन पाकिस्तान का F-16 भारत ने मार गिराया था। इसी बीच की घटना इन्होंने 27-28 तारीख को बताई। इन्होंने कहा कि भैया एक दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति किम जोंग उन से मिलने वाले थे। कहां पर? वियतनाम के अंदर। इस कारण से मैं वियतनाम की यात्रा पर था, और इसी दौरान मेरे पास टेलीफोन आता है। किसका? भारतीय समकक्ष सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, जो उस समय विदेश मंत्री हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि पॉम्पियो ने अपनी किताब में लिखा कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया ठीक से जानती है कि फरवरी 2019 में भारत पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता किस हद तक परमाणु हमले के करीब पहुंच गई थी। उन्होंने खुद की किताब में लिखा है कि मैं उस रात को कभी नहीं भूलूंगा। क्यों नहीं भूलूंगा? क्योंकि मैं हनोई में था, हनोई वियतनाम में था। एक तरफ उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों पर चर्चा हो रही थी और दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान सालों से जारी कश्मीर मुद्दे पर एटमी हमले की धमकी देना शुरू कर चुके थे। जब भारतीय समकक्ष यानी कि सुषमा स्वराज जी ने बताया कि पाकिस्तान परमाणु हमले के लिए तैयार है और वो भी जवाब देंगे, तब मैंने उनसे कुछ नहीं करने को कहा और सब कुछ ठीक करने के लिए थोड़ा सा वक्त देने को कहा कि आप थोड़ा वेट करिए, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा को फोन किया, बातचीत की और उन्हें बताया कि भारत के विदेश मंत्री ने मुझे परमाणु हमले के बारे में जानकारी दी है, लेकिन बाजवा ने कहा यह सच नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने इस संकट को टालने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ पूरी रात काम किया। यानी अमेरिका खुद तंग था, क्योंकि आपको याद होगा अभिनंदन की, जब हमारा अभिनंदन पाकिस्तान के पास था तो पाकिस्तान की सांसें क्यों अटकी थी कि भारत अभिनंदन को छुड़ाने के लिए, भारत अपने क्योंकि पुलवामा हमला हमारे ऊपर हुआ था, उसके बाद में हम अटैक करने के लिए पूरी तत्परता से गए थे। अभिनंदन की अगर तुमने अपने साथ में रखी तो कुछ और बड़ा होने वाला था। उस समय तो इतनी जबरदस्त चर्चाएं हो रही थी कि कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, और उस स्थिति को ये खुद बताते हैं कि मैं उन रातों में सो नहीं पाया था। आप देख सकते हैं यह तथ्यात्मक खबर इनकी किताब में भले ही आई हो, लेकिन यह सत्य है, क्योंकि 26 फरवरी को हमारी टीम ने भी इसकी रिसर्च करके जानकारी निकाली तो पता चला कि माइक पॉम्पियो वाकई में उन दिनों वियतनाम थे। उन्होंने जो किताब में जानकारी लिखी है वो सही है। क्यों? क्योंकि वहां पर किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होने वाली थी। ये उस बात के लिए वहां गए थे। ऐसी स्थिति में जब इन्हें भारत पाकिस्तान की जानकारी मिली, इन्हें मिला कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर बम गिरा दिया है, तो इनकी नींदें उड़ना तय थी। अब इस किताब में इन्होंने क्या कहा सुषमा स्वराज जी के बारे में, यह बात भी जान लेना चाहिए। हालांकि इन्होंने अपने द्वारा लिखा कि सुषमा स्वराज जी को मैं मेरा विदेश मंत्री की तरह से मैं उनको अच्छा नहीं मानता। इन्होंने अपने जो लेटर लिखे हैं उसमें सुषमा स्वराज जी के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। इन्होंने एक उपहासजनक शब्दों में लिखा है कि उनके बारे में आम भाषा के उपहासजनक शब्द जैसे ना समझ का भी उन्होंने प्रयोग किया है। यानी कि सुषमा स्वराज जी को ये ना समझ कह के संबोधित करते हैं, और उन्होंने लिखा है कि भारतीय पक्ष में मेरी मूल समकक्ष सुषमा स्वराज जी भारतीय विदेश नीति टीम में महत्वपूर्ण शख्सियत नहीं थी। इसके बजाय मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और विश्वास पात्र राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ और अधिक निकटता से काम किया। इनका कहना है कि उनके साथ साथ ये अजीत डोभाल जी के ज्यादा नजदीक थे। 14 फरवरी
1952 को जन्मी सुषमा स्वराज जी का निधन 6 अगस्त 2019 को हुआ था, और यह जब देश ने पुलवामा हमले में जब अटैक बालाकोट किया था, उस समय विदेश मंत्री हुआ करती थी। तो साथियों, इनके बारे में जो किताब में इन्होंने बात लिखी, वो बात इन्होंने आगे लिखते हुए कहा कि मुझे भारत के जो दूसरे समकक्ष आए, जिनका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर, उनको वो संबोधित करते हैं जे नाम से, और उन्होंने कहा कि मैंने उनका स्वागत किया और मैं इनसे बेहतर कोई समकक्ष किसी को नहीं कह सकता। यानी ये जयशंकर की जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं। इनकी नजरों में जयशंकर बहुत काबिल विदेश मंत्री हैं। मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूं। अंग्रेजी भाषा, इन्होंने अपने द्वारा लिखी किताब में कहा है कि जयशंकर साहब को 7 भाषाएं आती हैं, उनमें से अंग्रेजी एक भाषा है, और उस भाषा में भी वो मुझसे यानी माइक पॉम्पियो से अच्छे हैं। ये बात इन्होंने जयशंकर के बारे में लिखी, हमारे डॉक्टर जयशंकर के बारे में लिखी। इन्होंने कहा कि जयशंकर बेहद पेशेवर, तार्किक और अपने बॉस और अपने देश के बड़े रक्षक के तौर पर वर्णित किए जाते हैं। हम तुरंत दोस्त बन गए। हमारी पहली मुलाकात में मैं बहुत कूटनीतिक भाषा में शिकायत कर रहा था सुषमा स्वराज जी की, जो कि पहले काफी मददगार हमारे लिए नहीं थी। जयशंकर साहब से इनकी बातों पर इन्होंने लिखा कि उनसे बातचीत करके मुझे यह समझ में आ गया कि भारत को अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि हम साझा लोकतंत्र की विरासत साझा करते हैं, हम एक जैसी भाषा साझा करते हैं, हमारे मूल्य एक जैसे हैं। तो ऐसी स्थिति में, चूंकि हम तकनीकी भी साझा साथ करते हैं, ऐसी स्थिति में मुझे इनके साथ कार्य करके अच्छा लगा। यह पोम्पियो ने अपनी किताब में लिखा। हालांकि एस जयशंकर साहब को पुस्तक में सुषमा स्वराज जी के खिलाफ लिखी गई बातें, यानी कि उन पर लिखी गई आपत्तिजनक टिप्पणी जैसे कि ना समझ, ये पसंद नहीं आई, और एस जयशंकर साहब ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। और उन्होंने कहा है कि मैंने मंत्री पोम्पियो की किताब में श्रीमती सुषमा स्वराज जी का जिक्र करने वाला एक अंश देखा है। मैंने हमेशा उनका बहुत सम्मान किया है और उनके साथ मेरे बेहद करीबी और मधुर संबंध थे। मैं उनके लिए इस्तेमाल की जाने वाली अपमानजनक शब्दावली की निंदा करता हूं। यह होता है अपने सीनियर के प्रति रेस्पेक्ट जाहिर करना। आपने सीनियर के प्रति, आपकी प्रशंसा करके कोई आपके सीनियर की बेइज्जती करे या उसके ऊपर कुछ कटाक्ष करे और आप उसे स्वीकार ना करें, यह सच्चे एक अच्छे राजनेता और एक अच्छे डिप्लोमेट की निशानी है। और इन्होंने भी यही किया कि तुम मेरी तारीफ करके यह मत समझो कि तुम किसी की बुराई कर लोगे। हालांकि यह वो व्यक्ति है जिसने जब सुषमा स्वराज जी का निधन हुआ था तब लिखा था फ्रेंड एंड स्ट्रॉन्ग पार्टनर। हालांकि यह व्यक्ति है, अब अपनी बातों में इसने कुछ भी लिखा हो सकता है इसे लगता हो कि जयशंकर साहब की तारीफ करके, क्योंकि इंडिया में एस जयशंकर साहब की काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, इसे लाभ मिलेगा। अब तो सुषमा स्वराज जी रही नहीं, लेकिन जयशंकर साहब ने इसे इस्तेमाल करने का साधन नहीं बनने दिया और उसे पूरी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संभल कर, इतना ही काफी है। साथियों, अब इस बारे में बहुत बड़ा न्यूज यह बनती है कि पोम्पियो ने इस समय इस बारे में चर्चा क्यों की, भारत के अंदर यह सुर्खी का कारण क्यों बना। जैसा मैंने आपसे कहा, चुनाव लड़ने की इसकी मंशा है, यह खबरों में आ चुकी है। चुनाव लड़ने की मंशा है और ऐसी स्थिति में भारतीयों का जिक्र ना हो कैसे संभव है। जहां एक और चुनाव जीतने के लिए इजराइल, अमेरिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लेकर वोट पाने की कोशिश करते हैं। आज तो इंडियंस इतने प्रभावशाली हैं और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भारतीयों की पकड़ तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऑलरेडी 200 भारतीय ऐसे हैं जो दुनिया के 15 देशों में बड़ी की पोजीशंस पर काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत को टारगेट करना बड़ी बात है। भारत को टारगेट करके अपने वोट बैंक को बढ़ाया जा सकता है। तभी तो जहां भारत के प्रधानमंत्री की वर्तमान में स्वीकार्यता दुनिया के सबसे ऊपर मॉर्निंग कंसल्ट के माध्यम से पता चलता है कि सबसे ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में भारत के राजनेता और उनके विदेश मंत्री की पसंद की तारीफ कर कर पोम्पियो अमेरिका में रह रहे भारतीयों के बीच में अपनी स्वीकारोक्ति चाहते थे। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने भी एक बार मोदी जी के नाम का इस्तेमाल करके चुनाव में विज्ञापन चलवाए थे कि मोदी मेरे मित्र हैं। इसका मतलब पोम्पियो भी उनकी राह पर हैं। मोदी की जगह नाम जयशंकर का यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया में इस समय जयशंकर जी के तगड़े चर्चे हैं। तारीफ करो उनकी, तो तारीफ करने से क्या पता लोगों में पोम्पियो के प्रति रेस्पेक्ट आ जाए कि पोम्पियो अच्छा आदमी है, तारीफ करता है। तरीका है। आपको याद होगा नेतन्याहू ने भी, जो कि इजराइल के अंदर राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी मित्रता के पोस्टर छपवाए थे जब चुनाव थे कि मेरी मित्रता है उनके साथ।
ताकि मुझे स्वीकार करो कि देखो दुनिया के इतने बड़े लीडर को मैं मित्र के रूप में मानता हूं। प्रचारों में इसने साझा किया था। इसका मतलब ये कूटनीतिक प्रयास नहीं, अपनी राजनीतिक प्रयास भी हो सकते हैं। खैर जो भी हो, एक पूर्व विदेश मंत्री और अगर भविष्य में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए जा रहा व्यक्ति ऐसी बातें लिखता है तो हम तो अपने मतलब की बातें निकाल ही लेंगे। हालांकि भारत की ताकत तो अब कौन नहीं जानता। एससीओ की अध्यक्षता हो या G20 की अध्यक्षता, भारत हर चीज में इस साल अपनी भूमिका निभाने जा रहा है। इसी के साथ अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो एक छोटी सी अपील, जब आपने इतना लंबा सेशन सुन लिया है, इतनी बड़ी संख्या में आप मेरे साथ प्रेजेंट हैं, तो अब छोटी सी गुजारिश, यदि आपको वीडियो के अंत में एक छोटा सा लाल बटन सब्सक्राइब कर लिखा दिख रहा है तो उसे दबा दीजिए। उसका कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आप तक खुद नोटिफिकेशन चला जाए। साथ ही आपने इतनी अच्छी संख्या में उपस्थित होकर मुझे मेरे साथ सुना है और आप अपने लाइक का यानी कि थम्स अप का बटन दबा दें, जिसका भी कोई चार्ज नहीं है। आपके वीडियो के नीचे एक अंगूठे का निशान बना है, उसे आप क्लिक कर दें तो ये और लोगों के रिकमेंडेशन में भी जाना शुरू होता है। बाकी आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट बॉक्स में सेशन पूरा होने के बाद जरूर बताएं। अपना प्यार और स्नेह देने के लिए बहुत धन्यवाद। कमेंट में मैंने आप लोगों के लिए एक लिंक पिन किया है जो कि है नेक्स्ट लेवल का, जहां जाकर कोडिंग के जानकार मेरे मित्र अपनी लेवल चेक कर सकते हैं, अपने लिए लेवल के आधार पर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बाकी हमसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर हम कोई भी वीडियो आने से पहले साझा करते हैं। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें।